अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट का क्लोजर 44,500 अबव दिखाई दे रहा है। इट मींस के एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। इस वीक के आगाज से हमने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखे। आज मार्केट ने उसे कुछ स्टेबल किया, कुछ कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दिया, एट द सेम टाइम रेंज बाउंड सिचुएशन भी दिखाई दी। हम देख रहे हैं जैसे जैसे इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर इंटर हो रहे हैं और अपने ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट में एक पोजिशन स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर न्यू इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हम डेली बेसिस पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल होते हुए देख रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 44,766.59 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 44,910.93, लोअर वाज 44,545.43 एंड फाइनली क्लोजर 44,857.06। कंप्लीटली हम देख रहे हैं वॉलेटाइल आज की मार्केट को 90.47 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 408.45 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 47.09 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 19.98 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.70 के इजाफे के साथ। 29.97 पे क्लोजर, 37.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड लिमिटेड 0.58 का इजाफा देखा गया, 7.93 पे क्लोजर रहा, 35.60 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टीआरजी पार्क अगेन वॉल्यूम लीडर्स में 9.67 का इजाफा देखा गया, 138.65 पे क्लोजर रहा, 28.55 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल सेंटिमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं और हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में भी वही स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटीज की क्या पोजीशन है, इंडेक्स किस सिनेरियो में अभी ट्रेड कर रहा है, एट द सेम टाइम किस डगर पे जा रहा है, यानी कि अपवर्ड या डाउनवर्ड या फिर स्टेबिलिटी। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद शहरयार गोडल साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूशन सेल्स आरिफ हबीब के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है रजा जाफरी साहब, आप हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। रजा, आपके ऊपर आना चाहूंगी। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं बिज़ टॉक के अंदर। ओवरऑल क्या देखा जा रहा है, इक्विटीज की पोजीशन एक स्ट्रांग भी होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले कुछ ट्रिगर्स थे जिन्होंने मार्केट को डाउनवर्ड धकेला। हम देख रहे थे कि मार्केट काफ़ी हद तक डाउन जा रही थी, एज डाउन एज 3000 पॉइंट्स हमने लास्ट वीक विटनेस किए। क्या कहेंगे अब पोजीशंस कहाँ दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, मार्च का महीना बड़ा वॉलेटाइल गुजरा है, जहां हम ऑलमोस्ट 47,000 पॉइंट्स थे KSE 100 के। तो ऑब्वियसली इन द लास्ट फ्यू वीक्स वो 43,000 के नीचे भी हम आए। तकरीबन 6 to 7% की एक हमने डाउनवर्ड मूव देखी थी। उसकी वजूहत बहुत थी। ऑब्वियसली मुल्क में थोड़ी पॉलिटिकल नॉइज़ आई थी, फिर इकॉनमी में हमने जहां IMF प्रोग्राम में वापस शमूलियत अख्तियार की, विच इज़ अ गुड थिंग। तो उसके एवज़ में यही होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का इम्कान होता है या मज़ीद टैक्सेशन लगते हैं, तो वो भी मार्केट ने उसको देखा। तो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक मिनी करेक्शन दिखाई। बट इनकरेजिंग चीज़ ये है कि जैसी क्लैरिटी आई वेदर ऑन पॉलिटिक्स, वेदर ऑन इकोनॉमी, तो बहुत क्विकली आपको एक रिबाउंड भी नज़र आया है पिछले 2 से 3 सेशंस में। वो आज कंटिन्यू हुआ, लेकिन ऑब्वियसली उस स्पीड से नहीं जितना मंडे को एंड फ्राइडे को था। तो दोनों दिन हमने 1000 पॉइंट्स प्लस की तेज़ी देखी थी। तो लग ये रहा है कि बीच में जो थोड़ी सी डिसरप्शन हुई है वो आउट ऑफ द वे हुई है। उसके आगे लोग अब देखना शुरू कर रहे हैं, अब आगे की तरफ ध्यान है। ऑब्वियसली अब आगे के ट्रिगर्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी 2 दिन बाद है, उसके बाद ऑब्वियसली अप्रैल में फिर रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आई थिंक इम्पॉर्टेंट होंगी। बट बाय एंड लार्ज जो खदशा था, जो परेशानी थी इन्वेस्टर्स को पिछले हफ्ते वो लग रहा है कि अब एग्जैक्टली लेकिन मार्केट वेट कर रही है ट्रिगर्स का, और ट्रिगर्स आएंगे जब भी मार्केट के अंदर बूम आएगा। जुनैद साहब, आपके ऊपर आना चाहूँगी। हेड ऑफ सेल्स हैं आप, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या दिखाई दे रहा है सेल्स मार्केट के अंदर, कैसी दिखाई दे रही हैं? लास्ट वीक हमने अब्रप्टली सेलिंग देखी, एट द सेम टाइम कुछ इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई।
ओवरऑल सेल्स का क्या सिनेरियो रहा लास्ट वीक, अगर हम बात करें? ओवरऑल मार्केट पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी मेजर वॉलेटिलिटी रही बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल नॉइस। जैसा कि रज़ा ने कहा, उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन ले ली है और उतनी ही स्पीड से पिछले लास्ट 2 सेशन में मार्केट ने एक बहुत अच्छा रीबाउंड किया है और मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेट कर रही है। 43,000 का लेवल इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लगता है। यहाँ पे अब 2 दिन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, एवरीबडी इज आइंग ऑन इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। Looking at the third wave of COVID, मुझे लग रहा है स्टेट बैंक might not increase the interest rate, which is going to be again a very positive trigger. तो ये जो 19 को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, यू आर सेइंग दैट कि कोई इसमें जो है वो चेंजिंग नहीं आएगी, स्टेटस को रहेगा? We expect state bank not to increase the interest rate. Yeah, obviously we are expecting that. और अगर ऐसा होता है कि फिलहाल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा। ओवरऑल मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन ले ही लिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के साथ मार्केट में मूविंग फॉरवर्ड जो ट्रिगर्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर। सीमेंट प्राइसेस बढ़ने की बात आ रही है मार्केट में। आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 1 महीने में ओवरऑल मौसम में थोड़ा चेंजेस आया है, सीमेंट डिस्पैचेस बढ़ी हैं, क्लैरिटी आ गई है। समर सीजन स्टार्ट होता है तो सीमेंट के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है और आगे आने वाले दिनों में मिनी बजट की भी बातें हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ ऑन टैक्सेशन रिलीफ। उस पर भी अगर गवर्नमेंट हमें बहुत सारे टैक्सेशंस पे रिलीफ देती है तो मुझे लग रहा है आईटी सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, स्टील सेक्टर के अंदर मुझे लग रहा है एक मेजर वॉलेटिलिटी बनेगी और एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में मोमेंटम प्रिवेल करेगी। यू आर सेइंग दैट कि मिनी बजट की बातें हो रही हैं और कुछ टैक्सेशन सिस्टम भी कुछ वहाँ पे वेव ऑफ किए जाएंगे, तो यहाँ जो आईटी के ऊपर एग्जेम्पशन थी वो तो हटा दी गई है। चलें इस पर मजीद बात करूँगी, लेकिन पहले मैं अब जानना चाहूँगी ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर अभी नाउ ऑनवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है? अब जो कि सेल्स की बातें हो रही हैं या फिर ओवरऑल बाइंग की बातें हो रही हैं, इन्वेस्टर्स कहाँ इंटरेस्टेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? इन्वेस्टर फॉर द टाइमिंग देखिए इस वक्त सब एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आने वाले 2 दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है तो मुझे लग रहा है लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर एक मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मुझे लग रहा है सीमेंट स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मोमेंटम बनेगी, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, जैसा कि मार्केट ने करेक्शन ले लिया है तो मार्केट में इन्वेस्टर्स दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो गए। इन्वेस्टर्स आर टेकिंग पोजीशंस। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो विल मोर डिटरमाइन कि आने वाले दिनों में सीमेंट स्टॉक्स प्रिवेल करेंगे अच्छी एक्टिविटी के साथ और स्टील सेक्टर्स के अंदर अच्छी मोमेंटम आएगी। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से सीपैक की तरफ ज़्यादा एक्टिविटी शुरू होगी। सीपैक को देखते हुए मुझे अगेन सीमेंट स्टॉक्स आर गोइंग टू बी द ब्रेड एंड बटर। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एट द सेम टाइम रज़ा आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं मार्केट में भी पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र दे लेते हैं मार्केट के अंदर, इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। रीजन के अंदर बहुत चीप मार्केट है। एट द सेम टाइम जो हम फॉरनर्स हैं उनको ज़्यादा हम कहेंगे ग्रैप नहीं कर पाते या वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते पाकिस्तान के अंदर। ट्रस्ट इशूज़ हैं या कोई और रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन यू राइट कि फॉरेनर्स पिछले 4-5 साल से आउटफ्लो ही रहा है। अगर आप 2016 से देखें तो मोर देन $2 बिलियन का सिर्फ इक्विटी से एक आउटफ्लो है। लग ये रहा था कि ऑब्वियसली 2021 में ये इतना नहीं होगा, बट अभी भी इन द फर्स्ट 2.5 months ऑफ द ईयर हल्का आउटफ्लो है, तकरीबन $30 मिलियन का। अच्छा। और पिछले साल के मुकाबले में ऑब्वियसली इसकी मिकदार काफ़ी कम है। लास्ट ईयर पूरे साल में $500 मिलियन सेलिंग थी, इस साल 30, तो रन रेट थोड़ा कम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको पाकिस्तान नहीं पसंद, बट दुनिया में भी बहुत ऑब्वियसली अपहीवल आया है, शायद डेवलप मार्केट्स की तरफ रिस्क अवर्स थोड़े हुए हैं लोग, बहुत सारे एक्टिव फंड्स छोटे हो गए हैं या बंद हो गए हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग ज़्यादा जो बेसिकली उस पर इन्वेस्टर को कम पैसे देने पड़ते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग थोड़ी ज़्यादा इन वोग हो गई है, तो वो फिर वेट्स देखते हैं, कंट्री वेट्स। पाकिस्तान का वेट ऑब्वियसली वी आर एन इमर्जिंग मार्केट, ऑफिशियली रिकगनाइज, जो बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन जब हम फ्रंटियर मार्केट थे उसमें हमारा तकरीबन 8% वेट था और अभी हमारा 0.02% वेट होगा इमर्जिंग मार्केट में। तो आई थिंक वो एक इंडेक्स का ही इशू है, नॉट के हमारी तरह इजिप्ट भी है स्मॉल वेट, पेरू स्मॉल वेट, टर्की स्मॉल वेट, तो इस तरह की मार्केट्स अनफॉर्चुनेटली इग्नोर हुई हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। मार्केट्स अच्छी हैं, वैल्यूएशन सस्ती हैं। अगर हम 2021 फिस्कल ईयर की बात करें तो यहाँ पे मार्केट की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नजर आती है। यू आर सेइंग दैट? नो, ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली व्हेन वी गो एंड टॉक टू फॉरेन इन्वेस्टर्स तो सर्टेनली हमें इंटरेस्ट नज़र आता है, और ऐसा नहीं है कि
फॉरेन इन्वेस्टर एक ही तरह से सोच रहा है। बहुत सारे हैं जो अगर आप पिछले कल का डेटा देख लें तो देयर वाज नेट बाइंग। ऐसी बात नहीं है कि रोज़ ही आपको सेलिंग नज़र आ रही है, बट आई थिंक कि वो एक स्मॉल वेट जो है हमारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वो हमारे खिलाफ थोड़ा जाता है, तो वो आई थिंक वो इशू है। बट अगर आप दुनिया में देखें ऐसी मार्केट्स में जो रैलीज आई हैं, हमने देखे, हम तो अभी 2-3 दिन की बात कर रहे हैं, बट पिछले साल से लास्ट मार्च से लेके अब तक जब कोविड का लो लगा था 60 to 65% मार्केट अप है। हु हैज़ ड्रिवन दैट? वो सारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, इट्स ऑल लोकल इन्वेस्टर्स जिन्होंने तो पाकिस्तान के अंदर फिर भी आपको लोकल इन्वेस्टर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आई थिंक वो रहा ही है, बट इंडिविजुअल्स आई थिंक विल कंटिन्यू टू लीड। वो अभी भी नेट बायर्स इस साल, लास्ट ईयर भी दिस इज द रीजन कि वॉल्यूम्स में हम कुछ ज़्यादा कमी नहीं देख रहे, एक अच्छा बिहेवियर नज़र आ रहा है, एटलीस्ट हम कह सकते हैं ये। जी, इंडिविजुअल्स का आई थिंक सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है। अभी भी इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, अगर बढ़ते भी हैं दिस ईयर तो आई थिंक मॉडरेट इंक्रीज होगा। जिस तरह से कंपनीज प्रॉफिट्स कमा रही हैं, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स हैं। और ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? वेयर विल यू पुट इन योर मनी? मतलब आपको बैंक अकाउंट में 5% मिल रहा होगा सेविंग डिपॉजिट पे, गोल्ड ऑलरेडी, मतलब वेयर डू यू गो? इक्विटीज़ अभी भी आपको बहुत अट्रैक्टिव एसेट क्लास नज़र आ रही है। हम कह सकते हैं गोडल साहब कि वन ऑफ द रीज़न रोशन डिजिटल अकाउंट भी है कि जिसके थ्रू जो फॉरेनर्स या फिर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ख़ासकर जो वो पैसे भेज रहे हैं और वो ज़्यादातर इक्विटीज़ में या फिर रियल इस्टेट में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं पैसा। तो इज़ दैट ट्रू कि रोशन डिजिटल अकाउंट का जो इनिशिएटिव है वो कितना ज़्यादा नीड ऑफ द आवर था और बहुत टाइमली लिया गया? मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत पॉजिटिव स्टेप था। आपने देखा विद इन नो टाइम 670 मिलियन रुपीस का इनफ्लो आया है। पाकिस्तान के टोटल डायनामिक्स चेंज हो गए। जैसा कि रज़ा ने अभी कहा कि पाकिस्तान इज इक्विटी मार्केट इज बिकम द प्रिफर्ड एसेट क्लास। पाकिस्तान में एवेन्यूज़ नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकते हैं। रीजन से हम मार्केट अभी भी बहुत मेजर, तकरीबन मुझे लग रहा है 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो मल्टीपल है रीजन 7.5 के मल्टीपल पे हम ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू रीजन, हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे हैं। पाकिस्तान, दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हो गया है। दिस इज़ वन ऑफ द आइडियल सिनेरियो फॉर एवरी इन्वेस्टर। पाकिस्तान के लिए आइडियल इंटरेस्ट रेट है, रुपी स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब एवरीबडी वुड वांट टू वर्क विद पाकिस्तान। तो हमारे लिए तो एक फॉर्चुनेट सिनेरियो है कि यहाँ पे आरडीए की शेप में पैसा आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंस बहुत अच्छी हो गई है हमारी, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में मजीद चीज़ों पे क्लैरिटी होगी। गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, जो मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट सर्कुलर डेट पे, आईपीपीस के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, सो गवर्नमेंट इज लीडिंग टुवर्ड अ वेरी राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक कि इट्स एन आइडियल सिनेरियो फॉर एनी इन्वेस्टर टू पार्क देयर मनी इनटू कैपिटल मार्केट। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत टाइमली ये मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि फौरी तौर पे हम देखते हैं कि नीड ऑफ द आवर होती है और उसी वक्त ये टाइमली मेजर्स दिए जाते हैं। ट्रस्ट की बात हो रही है और ओवरऑल इकोनॉमी पे ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आफ्टर सेनेट इलेक्शन हम देख सकते हैं, खासकर चेयरमैनशिप के इलेक्शन के बाद काफ़ी ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है इकोनॉमी के ऊपर लोगों का। तो आप ये रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एतमाद के वोट के बाद ऐवान बाला के चेयरमैन के इलेक्शन में एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। जनाब सादिक संजरानी की कामयाबी ने मुनाफिकत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जबकि एक मखसूस गिरोह करप्शन, लूटमार और जाती जायदादों का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादी जमातों के ताबन से कानूनी, अखलाकी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करते हुए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है, जिसकी बाइस चोर मचाए शोर की मिज़दाक जमातें हर जगह की तरह पार्लियामेंट से भी मुस्तरद हो चुकी हैं। लेकिन अब अवाम और बिलखुसूस इमरान खान की काबीना को मुल्क में कानून की हुक्मरानी और तरक्की के सफर को तेज करने के लिए, वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि मुल्क इस वक्त पीछे जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हुकूमत की मुदब्बराना सियासत का नतीजा है। तारीख में पहली बार साबिक़ा फाटा से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। हुकूमत बराबरी की सतह पर नुमाइंदगी देने पर यकीन रखती है। यकीनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम न होने से मुल्की मईशत पर मनफी असरात तो मुरतब होते ही हैं। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत जरूरी है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखती है और चाहती है कि इस हवाले से आईनी इस्लाहात की जाएं और कानून साजी हो। वज़ीर आज़म को यकीन है कि हम बहैसियत कौम बहुत जल्द मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे।
एग्जैक्टली चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। चैलेंजेस आते रहे हैं, चाहे वो कोविड की सूरत हाल पे देखें या डिफरेंट माली जो है वो वसाइल की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, और वैसे वैसे हमने चैलेंजेस पे काबू पाया और अभी ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि इकॉनमी वापस एक सर्वाइव करती हुई बल्कि रिवाइवल की तरफ नज़र आ रही है। रज़ा से बात करेंगे इसके ऊपर। रज़ा, ओवरऑल जब देखा गया था, हफीज़ शेख साहब का मुकाबला हुआ था उनसे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, तो हम देख रहे थे कुछ एक नेगेटिविटी प्रिवेल हो गई थी। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया प्राइम मिनिस्टर साहब का, वहां से एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एट द सेम टाइम जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो वहां पे गवर्नमेंट फुल एक फ्लेज पावर में आ गई, और एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि जो अवाम है, मुल्की अवाम भी उनके लिए दुआगो थी, और फाइनली उनको भी ये रिजल्ट मुतवक्के भी था कि वापस चेयरमैन सेनेट साहब संजरानी साहब आएंगे। तो कितना ऑप्टिमिस्टिक थे सब लोग, और एट द सेम टाइम कितना ज़रूरी था ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना? आई थिंक मार्केट की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से तो लगता था कि ऑब्वियसली देवर सम क्वार्टर्स जो कि इतने श्योर नहीं थे, बट ऑब्वियसली ग्लैड टू सी कि वीकेंड पे क्लैरिटी आ गई, इंश्योरिटी आ गई। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड डिसरप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मतलब वी आर डूइंग वेरी वेल, बट वी नीड टू कीप डूइंग वेरी वेल। हमारी इकोनॉमी वैसे भी फ्रेजाइल रहती है। जी बिल्कुल, बिकॉज हमारे बफर्स इतने नहीं होते। वी आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप LSM का डेटा देखें, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखें, यू नो इकोनॉमी GDP ग्रोथ की आउटलुक बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी आप एक फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एक नाजुक मोड़ तो है ही, बिकॉज FATF जो है वो अभी तक आप उससे निकले नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू नो एक कंटिन्यूटी रहे, और जो टीम ऑब्वियसली इकोनॉमिक मैनेजर्स की है इस गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली इन द लास्ट 2 years उन्होंने प्रोग्रेसिवली बेहतर डिसीजन मेकिंग की है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आई फील फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बड़ा एक मैं सोचता हूँ कि जब हम एटलीस्ट ऑब्वियसली वी वर लर्निंग आवर ट्रेड तो सुनते थे कॉन्फिडेंस नहीं है, कि ये क्या भला है कॉन्फिडेंस, राइट? एंड आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑल कॉन्फिडेंस। नो दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर मुझे बिलीफ है कि आगे बेहतरी होगी तो मैं एज अ कंपनी एक्सपैंड करूंगा, मैं नई मशीनरी, मैं हर चीज़ बेहतर सोचूंगा। अब क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? कॉन्फिडेंस लेवल अब कहाँ दिखाई दे रहा है लोगों का? आई थिंक रिस्क था वो टल गया है, एंड आई थिंक अभी बज़ाहिर आई थिंक कॉन्फिडेंस वापस आया है। ऑब्वियसली होप यही है कि यही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज ये सब चीज़ें फीड होती हैं टू इकोनॉमी एक्सपेक्टेशंस पे। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फील क्या कर रहे हैं अबाउट द आउटलुक, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मुश्किल वक्त है तो आप शायद अपनी स्पेंडिंग रोक लेंगे, आप सेव करना शुरू कर देंगे, तो फिर हर चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द इकोनॉमी या आउटलुक या पॉलिटिक्स की वजह से, तो फिर आप अपना देन यू विल स्पेंड करेंगे, कंपनीज भी एक्सपैंड करेंगी, तो एक मैशत का पहिया चलता रहेगा। तो ये बहुत आई फील विद एवरी पासिंग डे कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक वापस आया है, काफ़ी हद तक वापस आया है। एट द सेम टाइम स्टेट बैंक के एक्ट्स भी अमेंडमेंट किए गए हैं वहाँ पर। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशंस में से हमने देखा था वहाँ पर एक अब दिखाई ये दे रहा है कि ये एक्ट्स जितने अमेंडमेंट हुए हैं कितना पॉजिटिव थे। इससे पहले तो ये एक्ट्स इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए गए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना, या फिर इसके साथ साथ टैक्स का निज़ाम बेहतर करना, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना, और डिफरेंट और भी चीज़ें हैं करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितना इंपॉर्टेंट था ये, नीड ऑफ द आवर था। मैं गॉर्डन साहब पे भी आऊँगी, लेकिन रज़ा पहले मैं आपसे वन लाइनर देना चाहूँगी। नहीं बिल्कुल, देखें पहले आर्ग्यूबली इनको लिप सर्विस दी गई है, इन चीज़ों को इनको शायद सही तौर पे कैरी आउट नहीं किया गया। आई विल गिव एन एग्जांपल, रुपी और एक्सचेंज रेट हमारा अपेरेंटली पहले से ही एक मैनेज फ्लोट था, लेकिन हमने पहले पिछले 15 साल या 20 सालों में यही देखा है कि 3 से 4 साल तक रुपी को एक स्टेबल रखा जाता था, फिर प्रेशर्स बिल्ड होते थे, फिर आपसे सस्टेन नहीं होता था। अब ऑब्वियसली वी आर इन अ वेरी डिफरेंट रजीम, रुपी जहाँ अप्रिशिएट डिप्रिशिएट दोनों करेगा। वैसे ही अगर थोड़ा थोड़ा तो एप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं अभी आजकल, तो अप्रिसिएशन की तरफ है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ ऑल्सो अनदर साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली स्टेट बैंक बिकॉज़ द रेमिटेंसेस, रेमिटेंस, रोशन डिजिटल, इनका ज़्यादा ताल्लुक है। बट स्टेट बैंक की अगर इंडिपेंडेंस हो, आई थिंक ये बहुत अच्छा सिग्नल जाता है। आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करी, दिस इज समथिंग जो वो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आई थिंक कुछ सेलिएंट फीचर्स फॉर द एक्ट वुड बी कि शायद अब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर पाएगी, दैट्स अ गुड थिंग। इन्फ्लेशन को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, मे बी सम पीपल थिंक कि ऑल एल्स द सेम इंटरेस्ट रेट्स वर्सेस बिफोर थोड़े ऊपर रखे जाएंगे, बट आई थिंक
दिस सेंट्रल बैंक हैज़ डन फिनोमिनली वेल। आई थिंक ये बड़ा डेटा ड्रिवन सेंट्रल बैंक है अंडर द करंट रजीम। तो जो डेटा कहता है विच इज़ द राइट थिंग टू डू ये करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इनको फ्रीडम दी जाए। एक और चीज़ एक्ट में ये है कि आई थिंक गवर्नर की टर्म जो कि पहले 3 साल की अब 5 years कर दी है एंड एक्सटेंडेबल बाय अनदर 5 years। आई थिंक इफ दिस गवर्नर कंटिन्यूज इट विल बी फैंटास्टिक। आई मीन आई हैव मेरे ख्याल में तो मार्केट्स जो हो चुके हैं तो वो काउंट होंगे या इसके आगे 5 years? That I will have to check. Okay, but I hope it starts from here. If you're asking me एक market participant के होने के नाते, I feel एक और बात भी थी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं गौडल साहब से पूछूंगी इस बात पे। गौडल साहब, ये दिखाई देता है कि जो एक्ट्स आए हैं, इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्रेजाइल भी रहती है, सेंसिटिव बहुत है, बहुत माइनर सी कोई न्यूज़ होती है उसको रिएक्ट कर जाती है। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, जो ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसा कि रज़ा साहब ने कहा कि गवर्नर साहब की जो टेन्योर है वो भी 5 years का हो गया है और एट द सेम टाइम एक्सटेंडेबल भी है। और इसके अलावा ये भी बात हो रही है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कितना इम्पॉर्टेंट है ये, जो पहले माजी में होता आया है, जो ओवर रिएक्शन जो हम देखते रहे हैं, उसके कितना ज़्यादा ऑपोजिट ये दिखाई देगा, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। देखें, लाइक रज़ा सेड, लाइक वी बीन टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज हो गए। स्टेट बैंक जो इस वक्त मेजर ले रही है वो इतनी इकॉनमी को उन्होंने सिस्टमेटिक कर दिया है कि एवरीथिंग कम्स अंडर द डायरेक्ट राडार। हर चीज़ रेगुलेटेड हो गई है, तो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत क्लैरिटी है। दुनिया यही चीज़ पाकिस्तान को, दैट इज़ वाई वर्ल्ड इज़ आई ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान इज़ बिकम अ वेरी सिस्टमैटिक रेगुलेटेड कंट्री, जहाँ पे इसकी इकॉनमी बेहतर हो गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, बाहर वाले पैसा भेज रहे हैं, दुनिया का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में इन सब मेजर्स की वजह से ही इंप्रूव हो गया है। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि इन्हीं मेजर्स की वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम FATF से भी बाहर आ जाएंगे। हर जगह पे हम देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल्स पे काम हो रहा है। टैक्स का निज़ाम भी इस एक्ट में रखा गया है, 2nd या 3rd एक्ट जो देखा गया है। टैक्स का निज़ाम कब बेहतर होगा? यानी कि कहा यह जाता है कि जो मुतवस्सित तबका है उससे टैक्स ना लिया जाए या उससे कम लिया जाए, और जो अमीर लोग हैं या जो ज़्यादा पे कर सकते हैं उन्हीं की तरफ जो है ये बर्डन पास ऑन किया जाए। ओवरऑल होता यह है कि सैलरीड क्लास जो है वो पिसती है। तो ये भी ज़रा प्लीज़ अपना एनालिसिस दीजिए इस पे। देखिए, पिछले 3 सालों में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर शोबे के अवाम को टैक्स नेट में लेने की कोशिश की है। ग्रेजुअली वी आर गोइंग टुवर्ड बेटरमेंट। अब मैं और आप भी टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि हर चीज़ टैक्स रेगुलेटेड हो जाए, तो वी आर हीडिंग टुवर्ड राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट अपने राइट मेजर्स ले रही है एंड आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि टैक्स रिफॉर्म्स को लेके हर बंदा टैक्स रेट में आ जाएगा, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही स्टेबल कंपोनेंट कहा जाएगा। क्योंकि एक जिम्मेदार पाकिस्तानी के होने के नाते हमें जो है चाहिए कि टैक्स नेट में तो आना चाहिए। एट द सेम टाइम जिनका रिटेलर्स का काम होता है, अगर आप SMEs की बात करें या रिटेलर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी दूर नज़र आते हैं, और अगर लार्ज स्केल्स की बात करें तो वहाँ वो भी कहीं ना कहीं चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन पे कैसे क्रैकडाउन्स किए जाएँ? देखें, अभी जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ले रही है उसमें एवरीबडी, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कैप्चर एवरीवन इन दिस टैक्स नेट। ग्रेजुअली चीज़ें सिस्टमैटिकली, बहुत लीनियंट निज़ाम बनाया गया है, इतना ज़्यादा कोई डरावना निज़ाम नहीं है कि कोई डर जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के अंदर ग्रेजुअली मुझे लग रहा है हर बंदा सूनर और लेटर विल कम इनटू द टैक्स नेट, बिकॉज गवर्नमेंट जो सिस्टम बना रही है उस सिस्टम के अंदर हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से उसको अपना टैक्स देना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। अच्छा, मैं पॉलिटिकल कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। जो पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही थी मार्केट के ऊपर, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, सब चीज़ें ज़रा स्टॉप या स्टक हो गई थी। कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं अब जो कि एक सिचुएशन नज़र आ रही है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? बहुत अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ आई है। उसी का रिएक्शन आपने 2 दिन से मार्केट में देखा है कि मार्केट ने एक बहुत शार्प मेजर रिबाउंड दिया है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे लग रहा है कि पिछले 3 सालों से जो पाकिस्तान के जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, द क्रेडिट गोज़ टू अल्टीमेटली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड मूविंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि अब और पैसा पाकिस्तान में आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक पावर व्हीकल्स का लाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारी बाहर की गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं, तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर आ रही है। जी बिल्कुल। तो मूविंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज टू वर्क फॉर। ओके, आइडियल बिजनेस एनवायरनमेंट, आइडियल सिनेरियो है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ मार्केट के ऊपर डिस्कशन करते हैं।
44,500 अबव आज मार्केट का क्लोजर रहा, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं गॉडल साहब? आने वाले दिनों में लाइक आई सेड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी प्रिवेल करेगी इन शेप ऑफ RDA। आपने देखा बहुत सारा पैसा पाकिस्तान आया है, फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ों पे क्लैरिटी आना शुरू होगी, गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देगी, जिस तरह से IPPs के साथ गवर्नमेंट की नेगोशिएशंस चली हैं और जो पैसे आए हैं IPPs को आने वाले हैं, उनसे मुझे लग रहा है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा और मार्केट एक अच्छा मोमेंटम प्रिवेल करेगी। एक अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। रज़ा, क्या कहेंगे आप? हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं, ओवरऑल एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। वो स्क्रिप्ट्स जो लास्ट वीक सफ़र कर रहे थे, अभी जो है वो वॉल्यूम लीडर्स नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक इट जस्ट गोज़ टू शो कि कितना इंपॉर्टेंट है टू नॉट लूज़ योर नर्व एंड बी पेशेंट। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, ऑफ कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी सबसे आगे एक इवेंट है, उसके बाद ऑब्वियसली रिजल्ट्स सीज़न जो अप्रैल में होगा। उससे पहले ऑब्वियसली जैसे जुनेद ने कहा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं, वाबस्ता हैं कि पावर सेक्टर को सर्कुलर डेट के वजह में कुछ पेमेंट्स दिए जाएंगे जो उनके टैरिफ्स रिवाइज में पेमेंट्स है, तो पेमेंट्स जब आएंगी तो ऑब्वियसली वो एक और कॉन्फिडेंस देगा। तो ये 2-3 इवेंट्स हैं, बट अगर हम 6 महीने, साल या मीडियम टर्म का व्यू लें तो मुझे तो कोई ऐसा रीज़न नज़र नहीं आता वेयर आई से कि जी मार्केट में मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। मतलब पॉलिटिक्स की एक स्टेबिलिटी आ गई है। आई मीन पाकिस्तान में हिस्टोरिकली काफ़ी पॉलिटिकल नॉइज़ रही है, लेकिन अभी भी जो लास्ट वीक के इवेंट्स थे शायद इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इतने परेशान कौन नहीं थे। वी हैव सीन वर्स और आगे भी आउटलुक थोड़ी सी स्मूदी नज़र आ रही है। इकॉनमी पे IMF में हम चले गए, येस ऑफ कोर्स IMF प्रोग्राम में जाने के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगले 2 साल में हमें कोई डिरेलमेंट नज़र नहीं आ रही है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि विद इन IMF अम्ब्रेला कोई डिरेलमेंट नहीं होगी, हम पटरी से नहीं उतर जाएंगे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं, सम ऑफ द हाइस्ट ग्रोथ वी हैव सीन, 40% ग्रोथ इस क्वार्टर, उससे पहले क्वार्टर 40%। एब्सोल्यूट टर्म्स में इससे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं आए और बाज़ार सस्ती है, तो इट इज़ चीपर नॉट जस्ट रिलेटिव टू द रीजन, अपने खुद पिछले 15 साल के एवरेज से या 20 साल के एवरेज से सस्ती है। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि के बाद हम वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए देख रहे हैं अब 2020 और 2021 के स्टार्ट से, और वॉल्यूम्स के साथ साथ नंबर्स भी मार्केट के इंक्रीज हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है, न्यू इन्वेस्टर काफ़ी आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो लास्ट वीक 3000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई थी, या ऐसी डिफरेंट आती हैं सिचुएशन मार्केट के अंदर, जब मार्केट के अंदर रोल ओवर वीक आता है, तो इज दिस द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट? कोई न्यू इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट? देखें शॉर्ट टर्म में भी ठीक है, देखें इट्स हार्ड टू टाइम द मार्केट, लेकिन अगर आप बिल्कुल पूछ रहे हैं कि क्या अभी लेवल्स ठीक है तो अभी भी कर सकते हैं, बट इक्विटी में जो आना चाहते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ है, ठीक है ना। लास्ट मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज देखें लाइक आई सेड ये वॉलेटिलिटीज़ तो रहेंगी, दैट इज़ द चार्म एंड ब्यूटी ऑफ द मार्केट, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल में देखें द एवरेज रिटर्न फॉर दिस मार्केट हैज़ बीन 14%। अगर आप पिछले 20 साल में देखें द रिटर्न हैज़ बीन 18% पर एनम हर साल। आप किसी भी एसेट क्लास से कंपेयर कर लें, यू कंपेयर टू प्लॉट प्राइसेस, यू कंपेयर टू गोल्ड, यू कंपेयर टू एनीथिंग, बैंक डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग स्कीम्स, नेगेटिव जा रहा है बल्कि, और ऊपर से तो करेक्ट कर गया। बट अगर आप US डॉलर ले लें, पिछले 15-20 सालों में एवरेज रिटर्न फॉर द डॉलर हैज़ बीन 6%, पाउंड हैज़ बीन 6%। अगर आप रुपी से वो करते कम करीब ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मार्केट सबसे अच्छी है, मार्केट ओवर द लॉन्गर रन। देखिए वही आपने बात करी कि हाउ लॉन्ग एग्जैक्टली, आई एम आस्किंग दैट, दिस इज इट, मतलब दिस आपने यू हैव टू हैव सम एक्सपोजर टू 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, फॉरएवर, मतलब आपने रखना ही है। और उनका क्या होगा जो 2017 में इंटर हुए थे 53,000 के लेवल पर? डिपेंड करता है उनका, अभी भी देयर विल बी सम डिपेंड्स उनके स्टॉक्स कौन से लिए थे, कुछ स्टॉक्स वापस आ गए, ठीक है, बट इवेंचुअली जैसे 2000 यहाँ पे स्टॉक्स मैटर करते हैं कि ब्लू चिप्स हो, अच्छे स्टॉक्स हो, नहीं तो वो डिविडेंड दे दें। नहीं ऑफ कोर्स, देखें आपकी बात हुई, जिसने 2008 पे लिया था, ठीक है, 15,000 पॉइंट का हाई था और फिर वो हो गई थी 5,000 पॉइंट से नीचे। तो अगर आप 2 साल बाद पूछती तो फिर वो 15,000 तो नहीं आया था, लेकिन वो इवेंचुअली 15 क्या, इट्स गॉन अब तो 53 हुआ, तो वही जिससे 53 अगेन। आप अगर अपने होराइजन बस 2-3 साल का है तो इक्विटीज़ थोड़ा सा आप ज़्यादा रखें। अगर आपके पास अच्छी कंपनीज़ हैं एंड यू बिलीव इन पाकिस्तान एंड दोज कंपनीज, वो आपको पैसा बना के देंगी, ये तो पैसा बना के देंगी, और न्यू इन्वेस्टर्स जो आए वो खासकर न्यू अच्छी कंपनीज पे आए। जी अच्छा, आईटी की बात हो रही थी और डिफरेंट टैक्सेस एग्जम्पशन की बात हो रही है, तो आईटी के ऊपर जो एक्सेप्शन थी वो अब जो है वो नहीं रहेगी और अब फाइनली उन्हें टैक्स देना होगा, तो क्या इनके शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा? आई थिंक वो है कि अगर आप अपना 80% ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को वापस पाकिस्तान लेकर आ जाते हैं तो फिर तो कोई उन पे चेंज नहीं है, दे विल स्टे आउट ऑफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। तो आई थिंक जो हमारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका ऐसा ही है कि मोस्ट ऑफ देयर जो भी पैसा वो बाहर बना रहे हैं वो यहाँ रिमिट
हो रहा है तो उनके लिए नहीं, बट ऑब्वियसली एट द अनलिस्टेड स्पेस में शायद है, बट इट्स गुड सेक्टर थोड़ा फॉर्मल हो रहा है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, आई थिंक इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे निकलेंगे, बट लिस्टेड कंपनीज़ के उस पर नहीं है। कुछ चीज़ें देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आई हैं दैट आई फील के वो अभी बिल पास नहीं हुआ है, बट सम थिंग्स नीड टू बी लिक्ड इनटू लिस्टिंग्स। नई लिस्टिंग्स जो हैं उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया गया है, टैक्स क्रेडिट उन पे अपेरेंटली हटा रहे हैं जो 3 साल का एक होता था। आई फील वो कुछ चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है बिफोर द इनकम टैक्स बिल इज़ पास्ड, बट बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स टैक्सेशन पे भी गवर्नमेंट का इन द लास्ट फ्यू इयर्स एक मेरे ख्याल में तो दे हैव मेड प्रोग्रेस, इनका सेंसिबल डिसीजन मेकिंग है। लास्ट बजट में भी ये था कि अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो फिर आप गाड़ी लेते हैं कुछ लेते हैं तो आपको डबल विद होल्डिंग टैक्स मिल जाएगा, तो वो दीज आर थिंग्स जो इनकरेज करेंगी टैक्स फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट 2 इयर्स में हमने बिल्कुल एक प्रोग्रेस दिखाई है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप्स ना लें कि जी यंग इंडस्ट्रीज जो अभी लिस्टिंग्स अभी हो रही हैं उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया, वो नहीं होना चाहिए आई फील। एग्जैक्टली अच्छा, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। वो कंफ्यूज हैं काफ़ी, जब मार्केट के अंदर इंटर होते हैं तो उन्हें होराइजन पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म रखें या अभी जो मार्केट चल रही है तो मार्केट ज़बरदस्त रिकवरी कर जाती है। जैसे लास्ट वीक की बात करें या अभी की बात करें, कुछ शेयर्स बहुत ज़बरदस्त जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपना होराइजन कैसा रखें? प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें या फिर लॉन्ग टर्म पे ही रख के बैठ जाएं? डिपेंड करता है आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। मतलब डिपेंड करता है, क्या मतलब है? देखें आप हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है, व्हेन यू बाय अ शेयर यू आर अ शेयर होल्डर, आप एक्चुअली ओनर हैं। अब आपने सीमेंट का प्लांट लगाया है, आप कितने दिन तक चलाएंगे आप सीमेंट प्लांट? 2 साल 3 साल तो चलाएंगे ना, कि भाई दो नई बिजनेस आपने कोई शुरू करी है, रूल ऑफ थंब इसके 3 साल में ब्रेक इवन होता है। आपने नई बिजनेस शुरू करी, एक दिन अच्छा नहीं किया आप बंद तो नहीं कर देंगे बिजनेस, यू गोना कीप एट इट, राइट? आप इससे यू आर द ओनर। कुछ फायदा दिखाई दे रहा है तो कुछ सेल ऑफ करके आगे तो बढ़ेंगे ना, ये भी तो करेंगे। अनलेस यू आर इन द रॉन्ग इंडस्ट्री और आप गलत पार्टनर्स के साथ हैं, अगर कुछ अच्छी मैनेजमेंट्स हैं कुछ बुरी मैनेजमेंट्स हैं, तो यू विल हैव टू फाइंड द राइट बिजनेस, फाइंड द राइट पार्टनर। अब आप ओनर हैं उस कंपनी के, अब आपने एक दिन में उस कंपनी के से न्यू इन्वेस्टर जिनका होराइजन बहुत कम होता है और उनकी इन्वेस्टर्स ठीक है, तो वो ट्रेडर है, तो ट्रेडर्स को क्या एडवाइस करेंगे? चलो ऐसे ट्रेडर तो फिर ऑब्वियसली दे विल रिलाई ऑन टेक्निकल्स, वो देख लें, फिर वो सीजनैलिटी देखेंगे कि जी अगर समर सीजन आ रहा है या रमज़ान आ रहा है तो फूड आइटम्स की वो मे बी चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, या समर सीजन में इससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी, तो वो सीजनैलिटी और उसके साथ चलेंगे, ठीक है ना? तो वो बट आई फील के द इन्वेस्टर्स नीड टू टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू, थोड़ा सा। राइट, चलें इस पे मजीद बात करेंगे, अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,01,655 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 87,245 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,734.08, ऑयल WTI पर बैरल $64.46, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $67.91। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 185.50, सेलिंग वाज 187.50, यूके पाउंड बाइंग रही 216 रुपीज़, सेलिंग वाज 218.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 156.70, सेलिंग वाज 157.30, चाइनीज युआन बाइंग एट 24.30, सेलिंग वाज 24.45, Saudi Riyal buying at 41.50, selling was 42.10, UAE Dirham buying at 42.50, selling was 43 rupees, Kuwaiti Dinar buying रही 492.50, selling was 495 rupees, and lastly Omani Riyal buying रही 404 rupees, selling was 406 rupees। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रेंज बाउंड दिखाई दे रहे हैं आज के दिन। एट द सेम टाइम यहाँ पर $65 to $70 का स्पैन दिखाई दे रहा है। रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गोरदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जुनैद साहब, आप क्या कहेंगे ओवरऑल जो इंटरनेशनली प्राइस इम्पैक्ट आ रहा है, यानी कि ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोकल मार्केट पे कितना ज़्यादा इसका एम्फेसिस होगा, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ईएनपी सेक्टर की बात करें तो वो कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने जैसा कि आप देख रही थी, वर्ल्ड की इकॉनमीज टोटल रिवाइव कर गई हैं। नोबडी एक्सपेक्टेड कि जो ऑयल प्राइस का जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है वो इतना शार्पली रिबाउंड करेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, इसलिए हमारे लिए ये इतना फेवरेबल नहीं होता, लेकिन दुनिया में ये बहुत अच्छा समझा जाता है। फॉर द टाइम बीइंग मुझे लग रहा है प्राइस यहाँ प्रिवेल करेंगी, और प्रिवेल कहाँ करेंगी? 68-70
डॉलर के करीब। अच्छा, $70 पे आ गया तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर जो करंट अकाउंट सरप्लस या करंट अकाउंट जो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी वो कहाँ जाते हुए दिखाई देगी? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो प्राइस नज़र आ रही हैं वो एक शार्प रिबाउंड करी हैं। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल थोड़ा सा उसकी वजह से हिट करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कोविड की थर्ड वेव है उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्राइस सिनेरियो है वो थोड़ा सा वेरी करेगा और थोड़ी सी मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी दोबारा प्रिवेल करेगी मार्केट में। तो मार्केट में या इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो देखना चाहिए। तो ईएनपी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के चांसेस नहीं है। मैं वैसे स्क्रिप्ट आपसे सेक्टर वाइज पूछूंगी परफॉर्मेंस, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले ओवरऑल इस पे बात वॉलेटिलिटी रहेगी मेरे ख्याल में, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ईएनपी सेक्टर को फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, ये कोविड की थर्ड वेव का आपने जिक्र किया है, कितना ज़्यादा अभी दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादा फियरफुल होगा या फिर इसे नॉर्मली स्मार्टली हम टैकल कर लेंगे जैसे पहले किया था? Seems like Pakistan is going to sail through like we did once again inshallah. We are going to be optimistic. गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं कि एक बार दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो मुझे लग रहा है कि वी विल सेल थ्रू इट। अब समर सीजन भी है, विंटर सीजन नहीं है, तो आराम से टैकल हो जाएगा होपफुली। एट द सेम टाइम रमज़ान भी आ रहे हैं आगे, तो मार्केट को इससे इम्पैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि पहले भी एक दिन भी मार्केट जो है वो ऑफ नहीं हुई थी और ओवरऑल स्मार्टली बहुत टैकल किया गया था सिचुएशन को। एक वर्स्ट सिचुएशन हम देख के आए हैं, एवरीबडी इज मेंटली प्रिपेयर्ड, अब एक्सपीरियंस्ड है और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरीज मेजर हमने ले लिए हैं। एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक और एक तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अगर हम जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी मैनेजेबल होगा ओवरऑल। अच्छा, इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे? जैसे रज़ा ने कहा कि होराइजन अपना अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मार्केट के अंदर। अगर ये थर्ड वेव भी है तो वो न्यू इन्वेस्टर जो अभी इंटर हो रहे हैं तो क्या वो अभी थोड़ा सा वेट एंड सी की पोजीशन लें या फिर वो इंटर हो सकते हैं मार्केट के अंदर? देखिए, एक आइडियल सिनेरियो है फॉर पाकिस्तान। जो भी इन्वेस्टर मार्केट में पोजीशन लेता है वो शॉर्ट टर्म नहीं लेता, वो उसका मिनिमम व्यू लाइक रज़ा सेड के 2 to 3 ईयर्स का होता है। अगर आप इन्वेस्टर को राइट तरीके से गाइड करें कि इन्वेस्टर जो है वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर अगर जाता है और अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट करके मार्केट की वॉलेटिलिटी को प्ले करता है, क्योंकि आपने देखा है स्टॉक मार्केट इज हाईली न्यूज़ ड्रिवन मार्केट। आने वाले दिनों में जो न्यूज़ फ्लो रहेगा वो मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल रख सकता है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे लेवल पे लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से रज़ा ने कहा और जिस तरह से मार्केट में नज़र आती हैं चीज़ें, मार्केट एक आपको फिनोमिनल डिविडेंड रेट देती है। उस डिविडेंड वाले स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टर अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं तो दे आर गोइंग टू मेक गुड मनी। अच्छा, हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता है कि रमज़ान सीजन जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा मार्केट ड्राई हो जाती है, तो ऐसा है क्या इस बार भी यही होगा? नहीं, इस दफ़ा भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्केट के डायनामिक्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। जैसा कि आपने देखा मार्केट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है पॉलिटिकल नॉइस को लेकर। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि एक जिस तरह से RDA आ रहा है पाकिस्तान में, जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, मुझे लग रहा है हमारा इनफ्लो बढ़ेगा, मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्ट्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। फ्रेट चार्जेस काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, उसके ऊपर कमेंट करें। बिकॉज ऑफ अगेन द कोविड, द वर्ल्ड वाइड सिनेरियो इज़ वेरी जिटरी एंड उसी वजह से फ्रेट चार्जेस जो है बढ़ रहे हैं, वही जाके हमारी इन्फ्लेशन को हिट कर रहे हैं। राइट। अच्छा रज़ा, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ओवरऑल जो फ्रेट चार्जेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं या इंपोर्ट्स की बात करते हैं और उसके ऊपर फिर फ्रेट चार्जेस लग जाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। जी, आई थिंक आई लुक्ड इनटू दिस लास्ट मंथ। काफ़ी आई थिंक ग्लोबली प्राइसेस शायद 10 years में आई थिंक जिस स्पीड से बढ़ी हैं, आई थिंक वी हैवंट सीन देम बिफोर। बट आई थिंक ऑब्वियसली हमारी तो जैसे ने कहा, आई थिंक कोविड का ही इम्पैक्ट है इस पर। लेकिन चीज़ें अब देखें, ऑब्वियसली कुछ जगह सेकंड थर्ड फेज़ आ रहा है, लेकिन चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो रही हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रोल आउट हो गए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में। तो आई थिंक चीज़ें अब थोड़ी सी नॉर्मलिटी की तरफ जा रही हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डनरी इस तरह के प्राइस मूव्स हैं वो आपको नॉर्मल नज़र आएंगे जब वर्ल्ड में फिर ट्रेड एक नॉर्मलाइज होगा, तो हम श्योर फ्रेट चार्जेस भी नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगे। तो आई डोंट थिंक इतना कोई इशू है जिससे अगेन 2-3 साल का अगर मैं व्यू लूँ तो मेरा केस कुछ डिरेल हो रहा है या डिसरप्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। But yes, something to watch in the short term. Oil prices are something to watch in the short term. But again,
पाकिस्तान लग ये रहा है कि अब उसके पास इतने स्ट्रॉन्गर बफर्स हो गए हैं कि वो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी हमारी थोड़ी बेहतर हो गई है। कोविड की थर्ड वेव दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स आएँ और उन्हीं को जो है वो आगे फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन एट द सेम टाइम ऑयल प्राइसेस यहाँ पर ज़्यादा हम कहेंगे कि नेगेटिव जोन में नहीं चले जाएंगे, या ENP सेक्टर है या डिफरेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। खुशी है कि यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल फरीद साहब और उमर रशीद साहब, इन्होंने माशाल्लाह ब्रेन हेमरेज और एक्यूट सेंटर जो यहाँ पर बनाया है, ये पाकिस्तान का पहला इस तर्ज का एक्यूट सेंटर है। और मुझे यकीन है कि हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम डिवीज़न में इस किस्म के सेंटर बनाएं। और आज ही मैंने वहाँ पर देखा है कि एक हमारे भाई की सर्जरी जो है वो हुई है, ब्रेन हेमरेज, और माशाल्लाह वो सेहतयाब हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर्स ने उनको लुक आफ्टर किया है, वो बहुत इनका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और इनको अप्रिशिएट जो है वो भी कर रहे थे। तो 11,000 के करीब मेरा ख्याल है लोगों का ये जो है यहाँ पर इलाज जो हैं कर चुके हैं। तो इसके अलावा हुकूमत ने, आपको मालूम है कि जिस तरीके से हेल्थ कार्ड जो है या सेहत पे जिस तरीके से तवज्जो दी है, वो भी काबिल तारीफ़ है। इस मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के फ़ीस देने के पैसे नहीं होते, उसके पास दवाई ख़रीदने के पैसे नहीं होते, उसके पास ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं होते। तो हमने जो है हेल्थ उसको प्रायोरिटी दी है और हेल्थ कार्ड जो है पूरे पंजाब में एंड ऑफ द ईयर तक तमाम लोगों को मिल जाएंगे और उनके इंशाल्लाह फ्री इलाज जो है वो मुमकिन होगा। डॉक्टर साहब, ये आप सूबे के आइनी सरबराह हैं और जो PDM है वो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बात करती है और लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है। इस दोनों सवालों के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो अदम एतमाद लानी है, ये अपोजिशन जो है उसका हक है। अदम एतमाद की तहरीक वो लाना चाहते हैं, बड़ी खुशी से लाएँ। और लेकिन इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद की तहरीक जो है या उनके पास इतने नंबर्स हैं कि उनकी अदम जो है एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो सके। उसके अलावा जहाँ तक PDM का लॉन्ग मार्च है, मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस वक्त जो है सियासत, मैं समझता हूँ कि जब मुल्क में एक मुसीबत होती है, एक कोरोना का हमें चैलेंज है जो कि आइंदा फिर अब उसमें ग्रो कर रहा है, तो इनमें हम सब की ड्यूटी है, चाहे अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमत की जमातें हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे पहले लोगों की जानें बचाएं। और ये जो है सिर्फ जानें बचाने का मसला नहीं है, ये हमारी मईशत का भी मसला है। खुदा न खास्ता अगर कोरोना वायरस जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उससे जो मुआशी हमारे तबाही होगी वो उसका हम कोई अंदाज़ा जो है नहीं कर सकते। तो ठीक बात है, जब मैं अपोजिशन की बातें सुनता हूँ वो ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट जलसे करे तो वो जायज़ हैं, हम करें तो नाजायज़ हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि हम सबको पहले ये फैसला करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए, अपोजिशन को भी करना चाहिए, हमें अपने डॉक्टरों से भी मशवरा लेना चाहिए, इनकी राय भी लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट लाइन पे पहले भी इन्होंने जहाद किया है, अब भी इन्होंने जहाद करना है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमें डॉक्टर्स की भी राय लेनी चाहिए और एक ऐसे नतीजे पे पहुँचना चाहिए। और दूसरा ये है कि दुनिया में अब लड़ाई झगड़ा मार्च धरने ये जो है हल नहीं है मसाइल का। हल मसाइल का यही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, हम सब एक टेबल पे बैठें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम इसके मुल्क के हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और सबसे मैं समझता हूँ कि जो हमारा चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है, चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन है, उनको हम किस तरीके से शफाफ बना सकें जिस पे ना पाकिस्तान के लोग या ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उंगलियां ना उठाए। तो उसके लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं, नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हमने कहा था कि अगर ओपन बैलेट हो जाता तो आज ये तमाशा जो पाकिस्तान में लगा है ये ना लगता। तो अब भी चलो हो गया, अब भी हम तो फिर भी तैयार हैं कि आइंदा जो है हमें जहाँ जहाँ से हम करप्शन को एलिमिनेट कर सकते
सकते हैं, वो हमें अपने अदारे जो हैं उनको बेहतर बनाना चाहिए। पीडीएम इजलास में जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा दिया है और कहा है कि अगर हमने पीडीएम के बयानियों को मजबूत करना है तो नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा और हमें जेलें भरनी पड़ेगी। तो आप क्या समझते हैं? भाई ये दोनों अपोजिशन के रहनुमाओं की आपस की बात है, वो एक मशवरा दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो ये उनमें मैं तो दखल नहीं दे सकता। तो साहब आपने जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस जमा करवाया है उस पर बड़ी तनकीद की। मुझे पक्का यकीन था कि पहला सवाल ये आएगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये चौथा सवाल आया। जी करें जी। देखें बात ये है, बड़ी तनकीद आ रही है। पहली बात तो ये है कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ और अदलिया का एहतराम करता रहूँ। जहाँ तक आर्डीनेंस का तल्लक है, सारी दुनिया को मालूम है कि जो भी हुकूमत होती है, अगर प्रेसिडेंट साहब को आर्डीनेंस इशू करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर या फेडरल गवर्नमेंट वो जो आर्डीनेंस है वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है। सूबों में अगर कोई आर्डीनेंस आता है तो उसको सूबाई हुकूमत जो है वो भेजती है। तो आइंदा से इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे और करेंगे कि कोई ऐसा हमारे जो जज हजरात हैं उनकी हम जो ऑनर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनकी करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद अब जो यकसा नसाब इम्प्लीमेंट करना है वो जब तक दूसरे सूबों से मुशावरत नहीं होती, कलेक्टिव उस पर एग्रीमेंट नहीं होता, नहीं हो सकता। उसके लिए शफकत महमूद साहब ने बड़ी मेहनत की है, तमाम सूबाई वज़रा से मुशावरत की है और इंशाअल्लाह इसके रिज़ल्ट जो हैं अब अच्छे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड्स तकसीम कर दिए जाएंगे ताकि सूबे के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुफ्त मिल सकें। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर है और इस वक्त सबसे जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। कोरोना के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से अवाम को बचाना हुकूमत का फ़र्ज़ है और अवाम को चाहिए कि तमाम तर एहतियात को अपनाए रखें। पीटीवी न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे। रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे और गोडल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोडल साहब, ऑफ द रिकॉर्ड आप अभी हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान इज़ द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोविड, तो क्या सिचुएशन दिखाई देती है अमेरिका की? अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स की मैं स्लाइड देख रही थी जिसमें तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो रेड परफॉर्मेंस दे रहे थे और पाकिस्तान उसके अंदर ओनली कंट्री था जो वो ग्रीन था। योर टेक ऑन। तो बेसिकली वी आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोरोना। एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही मची थी, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो सब चीज़ें नहीं रही हैं। तो अब अक्सर लोग कहते हैं कि गोरा यहाँ पे कुछ चीज़ें बेचता है स्टॉक मार्केट में। उसकी वजह यही थी कि दुनिया में माल बिकता नहीं था। पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जहाँ पे उनको प्रॉफिट नज़र आया है। तो एक दिस वाज वन ऑफ द थिंग। बाकी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं थर्ड वेव की तरफ, हम लोग वी हैव बिकम वेरी स्मार्ट और हम लोग फेमिलराइज हो गए हैं। अब तो आप जैसा कि आप देख रही हैं कि वैक्सीन भी आ गई है। सो थर्ड वेव ऑफ कोविड विल अगेन एक तरीके से जो आने वाली दिनों में जो पॉलिटिकल नॉइज़ दोबारा बिल्टअप हो रहा है एंड द कंट्री इज़ गोइंग टुवर्ड द स्मार्ट लॉकडाउन, तो मुझे लग रहा है एक तरीके से हमारी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव डायनामिक्स बन जाएंगे और पॉलिटिकल नॉइज़ इतना बिल्टअप नहीं होगा। अगर क्योंकि बिजनेसेस बंद नहीं होंगे और घर से काम, जाहिर सी बात है, वर्किंग फ्रॉम होम चलता रहेगा तो कोई चीज़ जो है वो स्टक नहीं होगी। चले मैं लास्ट मोमेंट्स हैं प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस लाइन बाय लाइन आपसे पूछूं। रजा, सबसे पहले ये बताइए ईएनपी सेक्टर कैसा दिखाई देता है? ईएनपी सेक्टर से आई थिंक ऑब्वियसली जब तक पे आउट्स उनके बेहतर नहीं होंगे वो लैकलस्टर ही रहेगा। देयर आर बेटर ऑप्शंस आउट देयर कंपेयर्ड टू। अभी वेट एंड सी करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगेन आई मीन ऑब्वियसली यहाँ से अब वैल्यूएशंस ऐसी हैं कि डाउनसाइड तो नज़र नहीं आती, बट आई फील कि अपसाइड मटेरियलाइज होने के लिए ट्रिगर ज़रूरी हैं। वो ट्रिगर्स या तो एक बहुत ही शार्प इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस हो सकती हैं। आई होप दैट डजंट हैपन एक्चुअली, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। द अदर ट्रिगर वुड बी उनके डिविडेंड्स नॉर्मलाइज हो जाएं। आई थिंक वो एक थोड़ा अच्छा खुशाइन ट्रिगर होगा, तो उसके लिए आई थिंक थोड़ी आउटलुक तो थोड़ी बेहतर हुई है।
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ऐसी बात नहीं है, बट इट्स बीन अ लैगर्ड इन द लास्ट, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सेक्टर रहा है पिछले 1-1.5 साल से, बट आई थिंक उसका बुराई का वक्त थोड़ा कम हो रहा है। नो, आई थिंक थोड़ी बहुत पोजीशन होनी चाहिए एनपी इस लेवल पे, तो आई थिंक एवरेज आप थोड़ी बहुत इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। चलिए गौडल साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि सिक्लिकल सेक्टर्स में सीमेंट है, स्टील है, वो कैसा दिखाई दे रहा है? सीमेंट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, सीमेंट प्राइसेस बढ़ने की बात ऑन द कार्ड है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मुझे लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स हमारा मार्केट का ईंधन है, हमारी ज़बान में हम सीमेंट स्टॉक्स को मार्केट का ईंधन कहते हैं, और जिस तरह से मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ रही है, सीमेंट एंड स्टील्स आर गोइंग टू बी द की बेनिफिशरीज। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में भी जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। थैंक यू सो मच गौडल साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपका काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस था। रज़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि मार्केट की पोजीशन स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अगर न्यू इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ और मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।